है ये आपका सारा हिंदुस्तान है। ठीक हो गया। हिंदुस्तान का इलाका है यहाँ पर दिल्ली, और यहाँ पर है जनाब का वाला लाहौर। बाबर की हुकूमत किधर थी? और यहाँ पे आपके पास है इस साइड पे सारा अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, ये इलाके सारे इस साइड पे आपके। अच्छा जनाब, जहीरुद्दीन बाबर के मरने के बाद जो आगे की कहानी है कुछ इस तरह से है। बाबर के टोटल 4 बेटे थे। कितने थे यहाँ पे हमारे? 4 बेटे थे बाबर के। सबसे पहले था नसीरुद्दीन हुमायूं, दूसरा कामरान मिर्जा, तीसरा अस्करी मिर्जा, चौथा था हिंदाल, चौथा था हिंदाल, हिंदाल मिर्जा। नसीरुद्दीन हुमायूं के था लाहौर का इलाका। इसके पास था कामरान मिर्जा के पास जो इलाका था, ये अफगानिस्तान में थी, क्योंकि यहाँ भी तो इनकी हुकूमत थी ना। तो बाबर ने कुछ इलाका इनको दे दिया था अफगानिस्तान में। तो गजनी के अंदर ये बैठा हुआ था कामरान मिर्जा। काबुल और कंधार इस साइड पे था अस्करी मिर्जा, और हिंदाल के पास या आगे बंगाल वाले साइड थी, बंगाल वाले साइड पे ये था। इस तरह से इसने सारा तकसीम किया हुआ था। तो यहां तक क्लियर है? क्योंकि मैं जगह कम है, मैंने इसको साथ साथ मिटाना है, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? लिख लिया? आगे चलो। अच्छा, थोड़ा इसके सेंटर में रहता है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे इसके समझ आ रही है। अच्छा, बाबर के जब वो जिंदा था ना, उसके दौर का एक स्टोरी है, वो बताता हूँ आपको थोड़ी सी। जंग जीत के आया था जहीरुद्दीन बाबर, जंग जीत के आया था, तो उसने अपनी जश्न के लिए ना, जीत की खुशी के लिए एक इंतजाम किया था खाने का। ठीक है? तो उसने जनाब सबको दावत दी थी, और बड़ा आलीशान इंतजाम थे। तो उन्होंने ना हिरन मतलब रखे हुए थे का पका के। जहीरुद्दीन बाबर का एक जर्नैल था, इसका एक जर्नैल था फरीद खान। इसका जहीरुद्दीन बाबर का जर्नैल था फरीद खान, जर्नैल। ठीक है? इसका ना वो हिरन तक हाथ नहीं जा रहा था। तो इसने क्या किया, अपनी तलवार निकाल के हिरन का कुछ हिस्सा काट के उसको उठाया तलवार से, और अपनी प्लेट में रख लिया। जहीरुद्दीन बाबर और हुमायूं बैठे इसको देख रहे थे। ठीक है? अब हमारे बाबर जितना सेंसेबल था ना, वो जितना अक्लमंद था,
क्योंकि उसने एवं नहीं जो है वो 350 साल की हुकूमत की बुनियाद रखी थी। उसने हुमायूं कहा कि बेटा इधर साइड पे आओ ना। उसने कहा कि इसको फरीद खान को कत्ल कर दो, क्योंकि जो बंदा अपने हिस्से का खाना नहीं छोड़ रहा वो हमारी रियासत छोड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, बात पहुंची इस तक भी आ गई कि जनाब इसके ऑर्डर हो गए। ठीक है। तो खैर ये ना बचता बचाता किसी तरीके से वहां से निकल गया। ठीक है। और हिंदुस्तान का एक इलाका है ससराम का। ससराम का इलाका है, सकराम है, ससराम कुछ इस तरह का लफ्ज है। वहां पे ये जाके बैठ गया। आगे चल के यही फरीद खान, आगे चल के यही फरीद खान किस शक्ल में बाहर आता है? शेर शाह सूरी की शक्ल में। आगे चल के यही फरीद खान किसकी शक्ल में बाहर आता है? शेर शाह सूरी की शक्ल में। जहां तक स्टोरी क्लियर होगी सबको, आगे चले तो मुझे बता दो। दो बच्चों ने लेफ्ट किया था, वापस आए तो स्टोरी के साथ कनेक्शन है कि नहीं? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तुम्हारा बच्चे आपने लीव किया था तो समझ आया कि रिपीट कर दूं एक बार? सियाल ने भी लीव किया था दोबारा से। कंधार, कंधार लिखा है काबुल के साथ। चलें जी, बच्चे कह रहे सर रिपीट करते तो रिपीट में कर देता हूँ। जहीरुद्दीन बाबर के चार बेटे थे। पहला था नसीरुद्दीन हुमायूं, दूसरा कामरान मिर्जा, चौथा अस्करी मिर्जा, और चौथा था हिंदाल मिर्जा। अफगानिस्तान वाला जो एरिया था ना, वो बाबर ने अपने दो बेटों के हवाले किया हुआ था, कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा के पास। लाहौर वाला जो एरिया था ना, वो था हुमायूं के पास। और बंगाल वाली जो साइड थी वो थी हिंदाल मिर्जा के पास। अब होता क्या है जनाब कि जहीरुद्दीन बाबर के, जब वो जिंदा था उस दौर की बात है कि बाबर जंग जीत के आया, तो उसके एजाज में खाना रखा गया। ठीक है, उन्होंने एक जश्न का एहतमाम किया। अब बाबर का एक जर्नैल था, फरीद खान। बाबर का एक जर्नैल था, फरीद खान नाम का। अच्छा, उन्होंने खाने के अंदर ना हिरन रखे हुए थे पका के। तो इसका ना वो हिरन तक हाथ नहीं था जा रहा। इसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली। तलवार निकाल के वो हिरन का कुछ हिस्सा काटा और उसको तलवार से उठा के अपने पेट में रख लिया। बाबर ने देखा कि जनाब इसने ये हरकत की है। ठीक है, उसने हुमायूं को कहा कि फरीद खान को कत्ल कर दो। ठीक है, कि जो बंदा अपने हिस्से का खाना नहीं छोड़ रहा वो हमारी रियासत कैसे छोड़ेगा, तो इसलिए इसको कत्ल कर दो। भाई ठीक है। इस तक ये जब बात पहुंची तो इसको भी अंदाजा हो गया कि जनाब मेरे ऑर्डर हो गए हैं जारी। तो ये यहाँ से छुपता छुपाता बचता बचाता निकल गया, निकलने में कामयाब हो गया। और इसका आबाई इलाका था ससराम का। हिंदुस्तान का एक इलाका है ससराम, ये वहां पे जाके छुप गया। ठीक है। आगे चल के यही फरीद खान क्या बनता है? शेर शाह सूरी बनता है। अब क्लियर हो गया सबको? अब क्लियर हो गया सबको? तो मुझे बताइएगा। एक और बच्चों ने बोला था रिपीट का कौन था वो?
समी बच्चे हो गया क्लियर। मैसेज करके हो जाता। आगे चलते हैं, हेडिंग दे लेते हैं, नसीरुद्दीन हुमायूं। इसके बारे में सवाल बनता है, वो बताता हूँ मैं आगे आके। इसका पहले लिख ले पीरियड। पहला पीरियड है 1430 से लेके, सॉरी 1530 से लेके 1540 तक, ये रहा। उसके बाद दोबारा जब ये आया तो 1555 55 से लेके 1556 तक। तो सवाल ये बनता है कि कौन सा मुगल हुक्मरान था जो 2 बार हुकूमत में आया। तो वो नसीरुद्दीन हुमायूं। इसका बाज का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो पूरा नाम इसका नसीरुद्दीन हुमायूं है। लोग इसको सिर्फ हुमायूं के नाम से जानते हैं। पूरा नाम पूछ लेते तो इसका नसीरुद्दीन है। ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब, हिंदुस्तान का एक इलाका है गौर। गौर में एक मकाम है चौंसा। वहां पे एक जंग हुई, बैटल ऑफ चौसा। बात है 1539 की। ये जो फरीद खान था ना, इसने बंगाल से निकल के हमला कर दिया गौर। ठीक है, गौर पे इसने हमला कर दिया। वो इलाका था मुगलों का। तो हुमायूं अपनी फौज लेके गया अपना इलाका आजाद करवा। शेर शाह सूरी वहां तैयार बैठा था, उसने इसको घेर लिया, हुमायूं को घेर लिया, और इसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इसने दरिया गंगा में छलांग लगाई। ठीक है। और इसको फिर वहां पे जो पानी पिलाने वाले होते हैं ना, निजाम सक्का, उसने इसकी जान बचाई, हुमायूं ने। ठीक है। इस जंग में कौन कौन था? हुमायूं था एक साइड पे, और दूसरी साइड पे कौन था जनाब? शेर शाह सूरी। इस जंग में हुमायूं हार गया था और शेर शाह सूरी जीत गया था। अच्छा, जिसने इसकी जान बचाई थी ना, दरियाए गंगा से उसको निकाल के जो है वो बचाया था, उसको इसने ये कहा था कि अगर मैं दोबारा हुक्मरान बना ना, अगर मैं दोबारा तख्त लेने में कामयाब हो गया, तो मैं तुम्हें 2.5 दिन के लिए बादशाह बनाऊंगा। वो जो आपने 2.5 दिन का बादशाहत का नाम सुना हुआ है ना, वो बेसिकली निजाम सक्का और हुमायूं का है वाकया। ठीक है। और इसने फिर बाद में उसको 2.5 दिन के लिए बनाया भी था। अच्छा, ये वाला इलाका इसके पास से निकल गया। उसके बाद हुई, साल आ गया 1540 का। यहां पर फिर बैटल हुई, बैटल ऑफ कनौज। बैटल ऑफ कनौज था कौन कौन? हुमायूं और शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। इस जंग में भी शेर शाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। इस जंग के बाद, बैटल ऑफ कनौज के बाद, शेर शाह सूरी ने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया, लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, और इसने यहाँ पर फिर सूरी डायनेस्टी की बुनियाद रखी। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि शेरशाह सूरी वाला जो टन्योर था। अभी फिलहाल मुझे यहाँ तक बताया कि यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी यहाँ तक बताया मुझे, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल?
है तो आप लोग कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियर है? जी बेटा, बैटल ऑफ कनौज हुई थी 1540 में। दो बैटल्स है, बैटल ऑफ चौसा 39 में और 40 में बैटल ऑफ कनौज। मेरे मार्करों की इंकें खत्म हुई है तो मैं कुछ करता हूँ, ठीक है। बेटा मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। बैटल ऑफ चौसा में, बैटल ऑफ, ये दोनों जंग हुमायूं हारा था। ये दोनों जंगें हुमायूं हारा था, पहली वाली भी दूसरी वाली भी। बैटल ऑफ चौसा भी और बैटल ऑफ कनौज भी, दोनों जंगें हारा था ये। आगे चले, इसको मैं मिटा दूं? बताइएगा जरा, इसको मैं मिटा दूं, आगे चले। अच्छा, 1540 में जब ये जंग हारा ना हुमायूं, तो ये फिर अपनी जान बचा के वहां से भाग गए। दिल्ली में बैठा हुआ था। दिल्ली से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में एक जगह है सिंध में, उमरकोट। उमरकोट से होता हुआ ये कहाँ चला गया? काबुल, अफगानिस्तान, अपने भाइयों के पास। ठीक है, उधर ही आना था इसने वापस। अच्छा, इसके साथ था जनाब हुमायूं खुद था, इसकी बेगम, ये नाम याद रखिएगा, हमीदा बेगम। हमीदा बेगम इसकी वाइफ हुमायूं की। और इसका एक गुलाम था, बहराम खान। बहराम खान ये गुलाम था हुमायूं का। ये बेसिकली बाबर का गुलाम था। ये बहराम खान जो था बेसिकली बाबर का गुलाम था। फिर ये हुमायूं का गुलाम हुआ और फिर आगे चल अकबर का भी गुलाम होगा और फिर अकबर इसको कत्ल करवा देगा। जब भी कभी वफादारी की एग्जांपल दी जाएगी ना, तो इस बंदे का नाम याद किया जाएगा, बहराम खान का। इसने मुगलों की 3 नस्लों को सर्व किया था। ठीक है, जैसे गद्दारी में जो हम लोग मिसाल देते हैं, वो मीर जाफर और मीर सादक की देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बहादुरी में और वफादारी में जो है ना, वो बहराम खान की एग्जांपल दी जाती है। बेटा सियासत, सियासत, इसको सियासत के जरिए कत्ल करवाया गया था। अकबर के हाथों इसको सियासत के जरिए कत्ल करवाया गया था। जब हम लोग अकबर को डिस्कस करेंगे ना, तब बताऊंगा मैं आपको कि इसके साथ हुआ क्या था बेसिकली। अभी आपने बड़ा कुछ देखना, आगे चल के देखिएगा, बाप अपने बेटे को कत्ल करवाता है, बेटा अपने बाप को कत्ल करता है, सारा कुछ होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। है, साल था जनाब 1542 का। 43 की भी ऑप्शन दे सकता है, पेपर में 43 की भी ऑप्शन दे सकता है, ख्याल रखिएगा। जब ये लोग उमरकोट आए ना, तब साल आ गया था 1542 का या 43 का, कोई भी कर, ठीक है। तो हुमायूं और हमीदा बेगम, इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, लड़का, जिसका नाम क्या रखा? अकबर आजम, अकबर दी ग्रेट। पेपर में सवाल ये बनता है, अकबर कहाँ पैदा हुआ, किस जगह पे? उमरकोट में। दूसरा सवाल ये बनता है कि अकबर किस सन में पैदा हुआ? 42 की भी ऑप्शन दे सकता है, 43 की भी दे सकता है। ऑप्शन एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकते। अगर दोनों आएंगे तो आपने 42 को टिक करना। अगर दोनों में कोई एक आया, 42 और 43, फिर तो ओके है। अगर दोनों आ गए गलती से, फिर आपने 42 को टिक करना। ओके।
तो अकबर की वो प्लेस ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं कि कहाँ पे थी, तो उमरकोट है, कि अकबर कहाँ पैदा हुआ था, उमरकोट में है। यहां से निकल के जब ये अफगानिस्तान गए तो इसके भाई पहले से तैयार थे इनके कत्ल के लिए। इन्होंने क्या किया जब ये आए, इन्होंने अकबर को छीन लिया इनसे, ठीक है, और बहराम खान इनकी जान बचा के इनको निकाल के, नीचे मुल्क है ईरान, ये बेसिकली बहराम खान ईरान का था, तो ये इसको ईरान ले गया कि आप लोग आ जाए, तो मैं आप लोगों को सहारा देता हूँ। तो ये इनको निकाल के ईरान ले गया। 15 साल हुमायूं ईरान बैठा रहा। कितने साल जनाब? 15 साल ये ईरान बैठा रहा। फिर टाइम ईरान का बादशाह था, ईरान का बादशाह था थमास, नाम लिख लीजिएगा, थमास वन। इसने भाइयों को सपोर्ट किया, लश्कर दिया, फौज दी कि जाओ जाके अपना तख्त जो है वो वापस लो, तब तक ये स्ट्रांग हो गया हुआ था। हुमायूं ईरान में बैठे इसने अपने आप को स्ट्रांग किया। सबसे पहले ये कहां पे गया जनाब? अफगानिस्तान, क्योंकि अपने भाइयों के साथ भी तो उसने हिसाब किताब करना था ना पूरा। अच्छा जनाब, हुआ क्या, जब ये वापस आया तो इसका जो भाई था कामरान मिर्जा, मैंने भी बताया था कामरान मिर्जा, कामरान मिर्जा की इसने आंखें निकलवा के, पहले इसकी आंखें निकाली और फिर इसको कत्ल कर दिया गया। और अस्करी मिर्जा को इसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने अकबर की परवरिश की थी, बेशक उनसे बेटा ले लिया था, लेकिन उन्होंने उसको जिंदा रखा था और उसको पाल पोस के जवान किया था। तो अस्करी मिर्जा को उसने जिंदा छोड़ दिया और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और हज पे निकल जाओ और कभी भी वहां से वापस नहीं आना। तो सिर्फ इस बेस पे अस्करी मिर्जा को छोड़ दिया कि उसने अकबर की परवरिश की हुई थी। उसके बाद ये वापस आया। अच्छा, 15 साल वापस आया, तब तक शेरशाह सूरी मर गया हुआ था और उसकी औलाद कोई इतनी काम की नहीं थी। उस टाइम यहाँ पे सूरियों का बैठा हुआ था सिकंदर शाह सूरी, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी बैठा हुआ था। हुमायूं ने जाके अटैक किया और सिकंदर शाह सूरी से इसने अपना तख्त वापस ले लिया, ठीक है। इसकी वापसी कब हुई थी? 1555 में वापसी हुई थी। इसको लाइब्रेरीज का, बुक्स रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था हुमायूं को। इसने बहुत ज्यादा अपनी लाइब्रेरीज जो है वो बनाई हुई थी। पेपर में सवाल ये बनता है कि हुमायूं मरा कैसे, तो ये अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया था। इसको काफी ज्यादा चोटें आई थी सीढ़ियों से गिरने की वजह से, तो उन्हीं चोटों में ये इसकी डेथ हो गई। तो 1556 का साल था जब ये सीढ़ियों से गिरा, स्टेयर्स का, इंग्लिश में स्टेयर्स, स्टेयर्स का वर्ड आया था। तो पेपर में सवाल ये बनता है कि वो कौन सा हुक्मरान है जो स्टेयर्स से गिर के मरा था। तो वो जनाब वाला कौन है? नसीरुद्दीन हुमायूं। तो यहाँ पे हमारे को चैप्टर क्लोज। अब मैंने डिस्कस करना है उसको, शेरशाह सूरी को। हुमायूं का मुझे बता दें, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं अपने आगे ले चलूँ। अच्छा, एक और चीज सुन लें, इमरान खान और अकबर, जब ये भरा था ना हुमायूं, जब हुमायूं भरा था, तो बहराम खान और अकबर उस टाइम दिल्ली में नहीं थे, ये लोग गए हुए थे जहाँ पे पंजाब के इलाके हैं उनको फतह करने के लिए। वहीं पे इसको, बहराम खान को
आया, खत आया कि हुमायूं की डेथ हो गई है। तो बहराम खान ने उसी टाइम उसी जगह पे अकबर की ताजपोशी की। तो अकबर उस टाइम कितने साल का था? 42 में हुआ, 42 में, 43 में और 56 में हुमायूं मर गया। तो तकरीबन 14 साल का होगा ना। अब अगर बहराम चाहता, अकबर को मार के खुद तख्त पे कब्जा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसको ताज पहनाया और उसको बादशाहत दी। ठीक है, इसीलिए बहराम खान को आज भी याद रखा जाता है कि इसने मुगलों के साथ इतनी ज्यादा वफादारी की थी। बेटा वो शेरशाह सूरी ने मार दिया था। वो हिंदाल मिर्जा जो था, वो था बेसिकली बंगाल में बैठा हुआ, बंगाल में था, उसको शेरशाह सूरी ने पहले ही मार दिया था। और कोई सवाल? 1540 से लेके 1555, 15 साल में रहे थे। फाउंडर पूछा जाता है कौन था, तो वो शेरशाह सूरी थे। ठीक है, फाउंडर शेरशाह सूरी। इसका रियल नाम पूछा जाता है पेपर में, बहुत दफा पूछा गया। तो रियल नाम इसका था फरीद खान। पेपर में ये सवाल बहुत दफा बना है। फरीद खान वॉज द रियल नेम ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन उन्होंने दी जाती है कि फरीद खान। अच्छा, सवाल किया है। बाबर के भाई बेटा कोई भी नहीं था, एक ही था, वो बाबर अकेला ही था। बाबर का भाई और नहीं था कोई भी। बेटा जिसको तख्त और ताज मिला है ना, उसको ये हमें डिस्कस करना। और सेकंड चीज ये है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडो पाक हिस्ट्री में। कल भी एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया था जो क्लास में नहीं है, कि सर इंडो पाक हिस्ट्री में हम लोग अब्बासी खलीफा वगैरह को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? तो बेटा वो इंडो पाक हिस्ट्री में आते ही नहीं, तो हम इनको डिस्कस क्यों करें? एक चीज, क्योंकि उनकी हुकूमतें खिलाफते अरब के अंदर। इसके दोनों भाई जो बाबर के दो बेटे और थे, उनकी हुकूमतें थी अफगानिस्तान के अंदर, वो अफगानिस्तान में बैठे थे। उनका हिंदुस्तान में इंटरफेयर नहीं था। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ठीक हो गया? मेरी बात समझ में आई? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अरब में क्या हो रहा है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडो पाक हिस्ट्री कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चल रहा था, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था। ये चक्कर है। पहला आगे चलते हैं। फरीद खान, ये सिर्फ इसका लिख लें, पीरियड लिख लें शेरशाह सूरी का, 1540 से लेके 1545 तक। सिर्फ 5 साल के लिए ये बंदा है, सिर्फ 5 साल के लिए। और इन 5 सालों में इसने जो काम किए हैं ना, वो दूसरे कोई भी बादशाह या मुगल एम्पायर 350 सालों में भी नहीं कर सके। मुगल बादशाह वो काम 350 साल में भी नहीं कर सके जो इसने 5 सालों में किया। एक इनकलाब लेके आया था ये बंदा हिंदुस्तान में, इंपावरमेंट का। अगर कोई 20-25 साल रह जाता ना, अगर ये 20-25 साल रह जाता, तो इसने हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देना था। क्योंकि इसका दिमाग ही बहुत था इस बंदे का, उस दौर में के हिसाब से। सबसे बड़ा जो इनकलाब था, ठीक है, वो था जनाब जीटी रोड का। जीटी रोड, इसकी लेंथ पूछी जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर।
इसकी लेंथ है जनाब 2500 किलोमीटर। हम लोग देखते थे सिर्फ लाहौर से पिशावर तक, ये लाहौर से पिशावर तक नहीं थी। ये बेसिकली शुरू होती है काबुल से लेके आगे चली जाती है बंगाल तक। बंगाल तक इसको नाम दिया गया। काबुल से लेके ये बंगाल तक 2500 किलोमीटर आगे नहीं बनती ना। ठीक है। उस टाइम पे इसने इसको नाम दिया था, शेरशाह सूरी ने, जरनैली सड़क। जरनैली सड़क का नाम दिया था। अच्छा, जीटी रोड की फुल फॉर्म पूछ लेता तो किसी को पता है तो मुझे बताना जरा। विदाउट गूगल किए, विदाउट गूगल यूज किए, जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है मुझे? अगर नहीं पता तो बता। मैं वैसे भी बताने सर नहीं पता, लेकिन चीट नहीं करना। एक बच्चे ने ठीक बताया, बाकी ठीक हो गया। गुड बेटा, अगर नहीं पता तो अच्छी बात है। इंग्लिश चीटिंग सुनी, बाकी इन बच्चों ने बताया ठीक बताया। अच्छा, जीटी रोड को कहा जाता है जनाब ग्रैंड ट्रंक रोड। ये इस पेपर में सवाल बहुत दफा बना हुआ, फुल फॉर्म ऑफ जीटी रोड। फुल फॉर्म ऑफ जीटी रोड, ये पेपर में सवाल बहुत दफा आया हुआ। ग्रैंड ट्रंक रोड बता दो। ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है। अच्छा, जब इसने इतनी लंबी सड़क बनाई है, इसका मकसद क्या था कि उस दौर में जो काफले चलते थे उनको मतलब लूट लिया जाता था, या बीच में सहरा होते थे, जंगल होते थे, तो भूख प्यास से मर जाते थे। इसके साथ इसने क्या किया, जब इतनी लंबी सड़क है, इसने यहाँ पे चौकियां बनाई। हर 25-50 किलोमीटर बाद इसने क्या बनवाई, चौकियां बनवाई। चौकियां बनवाने के बाद इसने पानी के कुएं खुदवाए। ठीक ठीक है, ताकि जो मुसाफिर जो है वो रुके, वो आराम से पानी पी सके। और इन चौकियों के साथ इसने रहने के लिए जो है वो होटल बनाए। उस टाइम पे उनको कहा जाता था सराय। ठीक है, सराय कायम किए, और एक पूरा मुकम्मल प्लान इसने मतलब पैक था जो इम्प्लीमेंट कर दिया जीटी रोड का, और कामयाब भी हुआ उसके ऊपर। अच्छा, अब इसी प्लान को यूज करते हुए उसने एक और काम कर दिया। दुनिया का फास्टेस्ट डार्क सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अब डार्क सिस्टम इसने कैसे बनाया? किसी ने खत अगर अफगानिस्तान से बंगाल जाना ना, तो कैसे पहुंचाएगा? इसने क्या किया, इस चौकी पे खत दिया, यहां से एक सिपाही घोड़े पे गया, अगली चौकी पे वो खत पहुंचा दिया। वहां से नियत तम घोड़ा और सिपाही तैयार थे, उसने आगे लिया खत, इस तरह वो आ गए। ठीक है, इस तरह आगे लिया और आ गए। तो इसी तरह चंद घंटों में पैगाम कहीं से कहीं पहुंच जाता था। ठीक है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता था। जो एक हाथ पहुंचाने के लिए कई कई महीने लगते थे ना, वो 1-2 दिन की गेम पे आ गया। तो उस टाइम पे ये इनकलाब था, इस तरह का डाक का सिस्टम। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट डाक का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? तो वो था जनाब शेरशाह सूरी। लिख लें, फास्टेस्ट डाक, फास्टेस्ट डाक सिस्टम। उसके बाद बीना का इलाका, जेलन के पास ना, पंजाब में,
दीना। यहाँ पे पंजाब का सबसे बड़ा किला है, सुना होगा नाम आपने, रोहतास फोर्ट। मेरे से भी इंटरव्यू हुआ था इसके बारे में, क्वेश्चन जॉब के लिए इंटरव्यू था मेरा, उन्होंने क्वेश्चन कर लिया था कि रोहतास फोर्ट कहाँ पे वाक़ है। तो ये बेसिकली इंटरव्यू कभी कभी वो इस तरह से पूछ लेते हैं। रोहतास फोर्ट जो है, ये किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। कब? 1542 में। याद रखिएगा। इसको बनवाने की वजह क्या थी कि उस साइड से ना हमला बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो उस चक्कर में इसने वहां पे किला बनवाया बहुत बड़ा सारा, ताकि वहां से जो भी हमला हो उसको रोका जा सके। उस मकसद के लिए इसने बनाया था रोहतास फोर्ट। ये पंजाब का सबसे बड़ा किला है। पेपर में पूछा जा सकता है कि पंजाब का सबसे बड़ा किला कौन सा है। तो वो बेसिकली क्या है आपके पास? रोहतास फोर्ट है। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। कब बना? 1542 में। अच्छा, इसका एक वजीर था, नाम लिखे, टोडारमल। टोडारमल इसका एक वजीर था, शेरशाह सूरी का। टोडारमल। टोडारमल जनाब इसका वजीर था, ये इसका फाइनेंस मिनिस्टर भी था। वजीर था बेसिकली इसका, फाइनेंस मिनिस्टर भी था, या रेवेन्यू मिनिस्टर भी आ सकता है पेपर में। वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी पूछ सकता है, क्या है सकता है, वर्ड यूज कर सकता है, रेवेन्यू। चल ये रेवेन्यू। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर। इसने अपनी निगरानी में रोहतास फोर्ट बनवाया था। तो पेपर में ये भी एक बार सवाल बना है कि रोहतास फोर्ट किसने बनवाया। ऑप्शन में ये था, टोडारमल था, शेरशाह। हो गया आपका, इसकी देख लेते हैं डेथ, और फिर वाइंड अप करते हैं। सारा है जनाब 1545 का। ठीक है। एक किला है हिंदुस्तान में, कलिंजर। कलिंजर फोर्ट।
उस किले को फतह करने गया था ये किलिंजर फोर्ट को, वहां पे अटैक हो गया। ठीक है। तो इसके पास एक बॉम्ब आके हटा था, ब्लास्ट हुआ था इसके करीब ना। तो उस वजह से ये काफी ज्यादा जख्मी हो गया, और उसी जख्मों में ये मर गया था, शेरशाह सूरी। सवाल ये बनता है कि शेरशाह सूरी के बाद इसका कौन सा बेटा हुकूमत में आया था? तो उसका नाम था बेटा इस्लाम शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। और एक सवाल ये बनता है कि लास्ट रूलर कौन था, सूरी डायनेस्टी का लास्ट रूलर? तो लास्ट रूलर था आदिल शाह सूरी। आदिल शाह, आदिल शाह सूरी। ये सिकंदर शाह सूरी के भी बाद में आया था। जो आपको मैंने बताया था ना कि सिकंदर शाह सूरी से हुकूमत छीनी थी हुमायूं ने, ये सिकंदर शाह सूरी के बाद में, क्योंकि इनके पास कुछ इलाका हिंदुस्तान का रहता था अभी भी। ठीक है, जिनको बाद में बहराम खान और अकबर ने लिया था। ठीक है। तो शेर शाह सूरी इनका लास्ट रूलर था। तो ये है जनाब आपका हुमायूं एंड सूरी डायनास्टी। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ, अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर पाया हूँ। अगर कोई कमी भी होगी तो उसके लिए माजरत। और कोई एक आधा सवाल मिस हो गया तो आप लोग वो खुद उसको देख लीजिएगा। ठीक है। कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछ लें, और अगर जिसने जाना है वो जा सकते हैं। जिसने कोई सवाल पूछना है वो पूछ लें। अगर नहीं पूछने तो बता दें, मैं अपनी क्लास को वाइंड अप कर देता हूँ। बेटा मैं किसी बुक से नहीं करता, ये मेरे अपने नोट्स हैं। मैंने, मेरी अपनी सारी रिसर्च वर्क है, मेरे अपने नोट्स हैं। मैंने कोई बुक ना आज तक ली है, ना मैं किसी बुक से पढ़ाता हूँ। मेरे अपने खुद के नोट्स हैं बनाए हुए, और मेरी अपनी रिसर्च वर्क है सारी। बच्चे जीटी रोड पे टाइम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आई थिंक सो ये 3 सालों में कंप्लीट, 2 सालों में कंप्लीट हुई थी, 2 ढाई सालों में। फिर भी इसका मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। वैसे इसके बारे में सवाल नहीं बनता कि कितने सालों में हुई थी यार, इसका क्वेश्चन आता नहीं है। लेक्चरार नहीं हूँ बेटा, लेकिन मुझे पढ़ाते हुए 8 साल हो गए। मैं 8 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। और कोई सवाल? लेकिन जो मेरी ये सारी नोट्स और रिसर्च वर्क है ना, इस तरह से इतनी तफसील से और डिटेल में आप लोगों को कोई भी नहीं करवाएगा। ठीक है। और कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले काइंडली, फिर मैं क्लास को ऑफ कर दूँ। कोई सवाल नहीं? चलो ठीक होगा, फिर चलो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।